हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज की क्लास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं हमारा जो प्रीलिम्स हुआ था 28 मई 2023 को, इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि हमारा आने वाली प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे क्या कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा जो हमारा एग्ज़ाम मतलब जो पेपर है सॉल्व हो जाए, और कोशिश की जाएगी कि अधिकतम क्वेश्चनों को सटीक आंसर दिया जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत आंसर बता दिया गया है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सही करने के लिए दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी तरफ से क्या है, पूरी कोशिश की गई है कि आंसर बिल्कुल सही दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी जो है सीधे कोल्लूरू झील का भरण करती है। गंडक नदी की विसर्पण से कांवर झील निर्मित होती है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि इस बार क्या यूपीएससी ने क्वेश्चनों का जो फॉर्मेट है, यानी कि बनाने का जो तरीका है, विकल्पों को चेंज कर दिया। इसमें कहा गया है पेयर्स वाला है, जो कितने युग्म सही हैं। तो इसमें बोला केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, केवल एक सही है। यानी कि एक कौन सा सही है, झेलम नदी बुलर झील से होकर गुजरती है। बाकी दोनों गलत हैं, यानी बी यानी कि 2 और 3 गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, पहले का ए। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो क्या हमारा वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस आसानी से अच्छी हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कामराज पोर्ट, क्या कामराजर पोर्ट क्या इसके लिए क्या है, जिस जिस रूप में सुविख्यात है। तो क्या कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। दूसरा है मुद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। उसके बाद है विशाखापट्टनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा आदान पत्तन है, यानी कि कंटेनर पोर्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या हमारा, बी वाला, यानी कि केवल दो सही, यानी कि तीसरा वाला जो है हमारा गलत है, बाकी दोनों सही है। कामराजर पोर्ट जो है भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन था। और मुद्रा पोर्ट क्या है, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। लेकिन विशाखापट्टनम ना, यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है हमारा भारत में सबसे बड़ा आदान पत्तन है। तो क्या है इसका, दूसरे का बी, राइट ऑप्शन होगा दूसरे का बी, केवल दो युग्म सही है। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जी हमारा जो है क्या किससे है, पर्यावरण यानी कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो कटहल, महुआ, सागौन। तो आप जानते हैं कटहल क्या होता है हमारा, ये एक सदाबहारी वृक्ष, मतलब सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में आता है। तो ये पर्णपाती नहीं है। इसके बाद में क्या, सागौन और महुआ, ये दोनों क्या हमारे पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा केवल दो युग्म सही हैं। फर्स्ट यानी कि कटहल जो है हमारा पर्णपाती वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता। तो यानी कि तीसरे का जो होगा क्वेश्चन, तीसरे का राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, चीन और भारत की जो कृषि की भूमि है उसके बारे में इसमें बता मतलब डिटेल जानकारी दी गई है। तो कुछ इसमें कहा गया, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है, क्या भारत के पास जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है चीन की तुलना में अधिक है। और चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तो ये भी सही है, यानी कि सिंचित क्षेत्र जो है वो भी चीन से अधिक है। लेकिन यहाँ पे क्या तीसरा वाला गलत हो जाता है। तीसरे में कहा है, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, यानी चीन की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर जो औसत उत्पादकता है चीन से कम है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा केवल दो, यानी कि बी का राइट ऑप्शन होगा केवल दो युग्म सही हैं। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनर्वर्ती गिरावट के सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में सुविख्यात कच्छ भूमि उत्पादित हो गई है। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ये भी है, या फिर पर्यावरण से, इससे क्या नाम ज्योग्राफी से भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए कच्छ भूमि बोला है, तो क्या कच्छ कारण यहाँ पे सीधे मिला सकते हैं। तो यानी कि पाँचवें का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी वाला। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या पढ़ लेते हैं फिर भी। क्या भीतरकनिका है, उसके बाद मरकना, लवण बेसिन या नापाड़ा अनूप। तो और इसके बाद में कक्ष का रन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था, डी वाला, कक्ष का रन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
भारत के कदापीय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल, क्या है, इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? यानी कि इल्मेनाइट और रूटाइल जो हैं किसके समृद्ध स्रोत हैं? किसके क्या हैं? क्या एल्यूमिनियम के हैं, या तांबे के हैं, या लोहा का है, या फिर टाइटेनियम? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी कि टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। तो 6 वाले का आंसर होगा डी। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित कथनों में 3/4 कोबाल्ट, जो कि विद्युत मोटर के वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? यानी कि 3/4 3/4 भाग जो है कोबाल्ट का किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहले पढ़ते हैं, चलो। अर्जेंटीना है, या बोत्सवाना है, उसके बाद में क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर कजाकिस्तान? तो इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं आपको। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। क्या है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है कि आपको अगर नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आप थोड़ा सा अगर तुक्का लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या तीनों क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, लेकिन क्या केवल इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना कि इंग्लिश का भी हिंदी मतलब लिख के जैसे देवनागरी लिपि में लिख के दिया है। तो इसकी कोई गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन क्या यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला आंसर इसका सही हो सकता है, क्योंकि परीक्षक के मन में रहा होगा कि इसको मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या उसने लिख दिया, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये पहचान सकते हैं, लेकिन क्या 100% क्वेश्चन सही होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब तक कि अभी तक की हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें क्या 80 या 50% मतलब 60 से 80% तक क्या वही राइट ऑप्शन हुआ, जिसका क्या हिंदी और उसका क्या इंग्लिश भी जो है देवनागरी लिपि में जो परीक्षक ने लिख के दिया। तो आप देख सकते हैं, यानी 7 का राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कांगो बेसिन का इसमें से कौन सा भाग है पूछा है, तो है कैमोरिन, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, या सूडान? तो 8वें का राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या कैमोरिन। कैमोरिन क्या है? कांगो बेसिन का भाग है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने युग्म, इसमें भी बोला कितने युग्म सही है। तो अमरकंटक की पहाड़ी विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे है क्या? उसके बाद में बिला क्या है बिलीगिरी रंगन की पहाड़ी जो है सतपुड़ा के सबसे पूर्वी भाग पे है क्या? फिर उसके बाद में शेषाचलम की पहाड़ी जो है पश्चिमी घाटी की सबसे दक्षिणी भाग है। तो ये भी गलत है, यानी कि तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और पहला भी गलत है। शेषाचलम की पहाड़ी आप जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा था, क्या पुष्पा एक मूवी आई थी उसके कारण। तो शेषाचलम की पहाड़ी पूरी भी ना होकर क्या पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और 2 और 3 भी हमारे गलत हैं। यहाँ पे क्या है बिंदी और सतपुड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या है दूसरी पहाड़ियाँ हैं। आप अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्वेश्चन वीडियो जो हमारा बहुत ही लंबा बनता जाएगा, 4 से 5 घंटे का भी बन सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 9 का डी वाला होगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रू से सूरत को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोहर को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में क्या है चियांगम मई को जोड़ता है। बांग्लादेश चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। तो ये भी हमारे क्या इसके तीनों क्वेश्चन के आंसर यानी गलत दिए हुए हैं। इसके यानी कि सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, और फर्स्ट भी गलत है। यहाँ पे क्या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है पश्चिम से गलियारा जो डिब्रू से सूरत को नहीं जोड़ता, यहाँ पे क्या जो है कि पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। तो फर्स्ट वाला भी गलत है। उसके बाद में ये सेकंड और थर्ड भी गलत दिए हुए हैं। तो यानी कि 10वें का होगा राइट ऑप्शन डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत का उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, यानी कि निर्भर है। तो बिल्कुल सही है। 11वें का ए तो बिल्कुल यानी कि कथन 1 सही है। उसके बाद में कहा है विद्युत के उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक की समृद्ध यूरेनियम का आवश्यक होना आवश्यक है। तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या 6 से 7% की आवश्यकता ही होती है, तो 60 तो नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाला गलत है। और सेकंड गलत होता ही हमें पता लग गया कौन सा हमारा सही होगा, यानी कि
सी वाला सही होगा, यानी कि कथन एक तो सही है परंतु कथन बी यानी कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। तो 11 का हमारा हो गया क्या, सी वाला। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। इसमें बोला है शिशु धनी स्तनी यानी कि मार्सूपियल्स प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, तो बिल्कुल सही है, क्या प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। उसके बाद में शिशुधनी स्तनी केवल परभक्षीय रहित पर्णपाती घास स्थलों में ही पनपते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि पर्णपाती क्या पर्वतीय घास स्थलों में नहीं होते हैं ये। तो ये यानी कि सेकंड वाला गलत होने के साथ ये भी क्या हमारा इसका राइट ऑप्शन हो गया। एक तो सही है लेकिन सेकंड कथन यानी कथन 2 गलत है, इसका भी सी यानी 12वें का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्या संक्रामक इन्वेंसिव और जीव जाति यानी कि इन्वेंसिव स्पीसीज के विशेषज्ञ समूह क्या है जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है, यानी कि जो विदेशी प्रजातियों के समूह से संबंधित जो भी डेटा संग्रहित करती है वो किस संगठन से संबंधित है। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में बोला प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो आप जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, पर्यावरण संरक्षण पर यानी कि पर्यावरण प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति पर पर्यावरण संरक्षण यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, 13 का ए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है निम्नलिखित, ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन किससे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से आमतौर पर रात्रिचर यानी कि जो निशाचर जिसे कहते हैं रात्रिचर, रात में चलने वाले या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, कौन से हैं, क्या सिंह, पूंछ मकाक, मालाबार सीवेट या सांबर हिरण। तो यहाँ पे क्या है, सिंह, पूंछ मकाक, ये तो क्या है दिन में हमारा सक्रिय रहता है जो यानी कि इसे कहते हैं लाइन टेल्ड मकाक। और इसके बाद मालाबार सीवेट और सांबर हिरण ये हमारे क्या रात्रिचर हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 14 का बी वाला। तो 14 का हमारा क्या हो गया, बी, राइट ऑप्शन होगा हमारा 14 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन यानी कि बेगल डांस करता है। तो इसका सिंपली आंसर हो सकता है क्या, मधुमक्खियाँ, यानी कि मधुमक्खियाँ ही हैं जो अपने सगे संबंधियों को खाद्य भोजन यानी कि बताने के लिए खाना इस तरफ है बताने के लिए क्या करती हैं, बेगल डांस यानी कि दोलन नृत्य करती हैं। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, कुछ कक्षपों यानी कक्षपों क्या लिखा, एक मिनट, क्या लिखा, कुछ छत्रकों यानी कि मशरूमों के बारे में बोल रहा है, कुछ मशरूमों में औषधि गुण होता है, तो बिल्कुल सही हाँ हो सकता है। उसके बाद में कुछ मशरूमों में मना प्रभाव यानी कि साइको एक्टिव गुण होते हैं, ये भी सही है, हो सकता है। उसके बाद में कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण होते हैं। उसके बाद में कुछ छत्रकों में जैव संदीपनशील यानी कि बायो लेमिनेटिंग गुण होते हैं, यानी कि जो रात्रि में चमकते हैं, तो ये भी हो सकता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कुछ बोल रहा है यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसे जो मशरूम होते हैं सारे के सारे गुण पाए जा सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या 16 का डी वाला, यानी चारों के चारों सही होंगे। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, भारतीय गिलहरियों के बारे में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंधित हैं। तो इसमें बोला है बेभूमि, पहला बोल रहा है बेभूमि में बिल बनाकर अपनी नीड़ का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं कि गिलहरी क्या है, भूमि में नहीं बनाती, कहाँ पे बनाती है, पेड़ के ऊपर बनाती है, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या हमारा सभी तीनों तो सही नहीं होंगे। उसके बाद बे अपना भोज्य पदार्थों जैसे कि क्या है दृढ़ फलों यानी कि नटों को और बीजों को भूमि के अंदर
जमा करती हैं और उसके बाद में वे सर्वाहारी होते हैं। तो यानी कि वे गिलहरियाँ सर्वाहारी भी होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गिलहरियों को क्या किसी पक्षी के अंडे या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाते देखा गया। तो क्या गिलहरियाँ क्या सर्वाहारी भी होती हैं, और वे जो होती हैं कि जो बीज होते हैं उन्हें भूमि में छिपा कर भी रखते हुए देखा गया। तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा केवल 2 युग्म सही है, यानी कि 17 का होगा राइट ऑप्शन बी। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला। इसमें भी देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, कुछ हर क्वेश्चन में क्या कुछ बोला है कुछ। तो आप जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई तो ये जीव हो या क्या है सूक्ष्म जीवी हो, तो कोई ना कोई जो गुण है यानी कि विकसित कर रखा होगा। तो देखते हैं क्या बोला इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप जानिए कि अधिक से अधिक संभावना होती है कि सारे के सारे उसके सही होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर समझ में आता है क्या होगा। कुछ सूक्ष्मजीवी जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो आप जानते हैं क्या कि संभावना की बात की गई है, तो हो सकता है होगा, तो फर्स्ट वाला सही है। इसके बाद में कुछ सूक्ष्मजीवी जल के हिमांक के नीचे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये भी हो सकता है। उसके बाद में बोला है कुछ सूक्ष्मजीवी 3 से कम वाले अत्यंत अम्लीय यानी कि बहुत ही अधिक अम्लीय जो वातावरण होता है उसमें भी पनप सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि कुछ बोला है, सारे नहीं बोला, और ना ही ये बोला कि कोई भी। तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया या फिर सूक्ष्मजीवी हों तो 3 से भी कम पीएच वाले तापमान में पीएच वाले अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। तो यानी कि तीसरा वाला भी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट होगा क्या हमारा सभी तीनों। तो आप जानते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन को अगर 2 क्वेश्चन आप अगर सिंपली सॉल्व करते हैं कॉमन सेंस से, तो दोनों क्वेश्चन क्या है कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या किस वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीट को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। क्या एक बार फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन यानी कि कौन ऐसा जीव है, यानी जीवों के नाम दिए हैं, कौन ऐसा जीव है जो क्या किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खरोचने के लिए लकड़ी के औजार बनाता है। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि अगर ऐसा कौन सा जीव है जो लकड़ी है उसका औजार के रूप में इस्तेमाल करता है, क्या लकड़ी से जो लट्ठे में छिद्र है उसमें कीट को निकालने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, मत्स्य मार्जार यानी कि फिशिंग कैट है क्या, औरंगुटन है क्या, ऊदबिलाव है या फिर स्लॉथ बियर है। तो आप जानते हैं क्या इसका है औरंगुटन, यानी कि 19 का राइट ऑप्शन हमारा बी औरंगुटन। औरंगुटन को कई बार देखा गया है क्या कि जो लकड़ी में छेद होते हैं उसमें अगर कीट होते हैं उसे लकड़ी से निकालते हुए देखा गया। तो यानी कि उसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। कौन करता है औरंगुटन, जो यानी कि मानव के बहुत ही समीप है, यानी कि इसकी प्रजाति जो है मानव की प्रजाति के काफ़ी समीप है। तो औरंगुटन हो गया। उसके बाद में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC का प्रयुक्त होता है। क्या एरोसोल के बनाने में बिल्कुल सही है, फोमिंग एजेंट के बनाने में बिल्कुल सही है, उसके बाद में अग्निशामक में ये भी सही है, और इसके बाद में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के बनाने में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या 20 में का सी यानी कि डी, यानी कि ऑल 4 यानी कि सभी चारों सही है। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या है सिंपली क्या कर सकते हैं कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको याद तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन सेंस ही चलता है। तो उसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा 18 वाला भी। ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या कॉमन सेंस से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस बार क्या था पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका था पिछले बार से, तो आपको क्या है अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही जो है आगे बढ़ा सकती है। तो इसीलिए क्या है यूपीएससी प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को क्या है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो के क्या कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2, उसके बाद में क्या पेयर दिए हुए हैं। इसमें आधारिक संरचना निवेश क्या आधारिक संरचना निवेश न्यासों यानी कि इन्वेस्ट आईटी में जमा डिपॉजिट से ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। यानी कि यहाँ पे बोला जो निवेश करता है उससे क्या जो ब्याज मिलता है उस पर कर छूट है, परंतु क्या लाभांश पे
कर योग्य है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, लाभांश पे भी है कर और ब्याज पे भी कर है, तो क्या है फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब देखिए फर्स्ट गलत होते ही क्या हमें तुरंत आंसर मिल गया, क्या मिल गया कि एक गलत है किंतु दो सही है, क्योंकि ऐसा केवल डी वाले में ही है। तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या वित्तीय निवेश, क्या है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूति और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्ट आईटी को ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो दूसरा वाला सही है हमारा। तो इससे क्या हो गया हमारा, यानी कि डी। किसका क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन, डी। चलिए अब यहाँ पे क्या हम पेन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही पेन को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब ले लेते हैं, रेड वाला पेन ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कोविड-19 महामारी के बारे में पूछ लिया है। देखिए 3 साल के बाद में, यानी कि जब पूछा गया, यानी कोविड-19 जब चली गई उसके बाद में कोविड-19 के बारे में क्वेश्चन बन रहा है। तो देखते हैं क्या है। कोविड-19 विश्व यानी कोविड महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। तो आप जानते हैं क्या कोविड-19 जब आई थी तब क्या अनेक जो के बाद में क्या अनेक देशों के विश्व के केंद्रीय बैंकों ने क्या अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थी, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए कोविड-19 और क्या है इकोनॉमिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन को पूछा गया। अब यहाँ पे क्या करंट अफेयर्स ना होकर के क्या है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो किससे हमारा मुद्रा और यानी कि जो मुद्रा नीति होती है उससे संबंधित है। इसमें केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, तो बिल्कुल सही, उसमें क्या केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। पर आगे क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है 2, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमत का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करना समर्थन है। यानी कि आप फिर से एक बार पढ़ देते हैं। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपयोगों से प्रतिकार करना समर्थन है। तो आप जानते हैं क्या बिल्कुल सही बात बोल रहा है 22 का, यानी कि जो मौद्रिक नीति है उससे क्या है उपभोक्ताओं की कीमत को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि सामर्थ्य है। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है विकल्प 2 की सही व्याख्या कर रहा है बिल्कुल। तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा ए वाला। तो 22 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। इसमें सीधे सीधे बोला कि केंद्रीय बैंक जो है उसकी केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति जो है के उपायों से क्या प्रतिकार करना समर्थ में है, तो यही बोला गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्या हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन है, तो बिल्कुल सही बात है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टरों से केंद्रों को हस्तांतरित कर देती है, यानी कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देती है। तो आप जानते हैं कि ऐसा कोई संबंध मतलब प्रावधान नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो सेकंड वाला गलत होता ही क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 तो सही है परंतु 2 गलत है। तो 23 का सही हो गया हमारा सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बांधीकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में देखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी इकोनॉमिक्स का, यानी कि नॉर्मल यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को ही कहते हैं स्टेरिलाइजेशन का एक भाग के रूप में देखते हैं। तो 24 का हो जाएगा हमारा ए। लेकिन फिर भी आगे देख लें तो इसके बाद हमारा निपटान और भुगतान प्रणाली की निगरानी करना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए ऋण की एवं रोकड़ का प्रबंधन या गैर वित्तीय संस्थानों के कार्य विनियमन, ये सारे के सारे क्वेश्चन नहीं है। कौन सा इसका जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है स्टेरिलाइजेशन का एक भाग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, यानी कि इसमें पूंजी बाजार में। अब आपको यहाँ पे क्या इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पता होना चाहिए। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है दीर्घकालिक होता है, यानी कि 1 साल से अधिक को होता है उसे कहते हैं पूंजी बाजार कहते हैं। तो पूंजी बाजार में कौन कौन शामिल है जी आपको जानना चाहिए।
कॉल मनी क्या होता है, ये गलत है। कॉल मनी कहाँ, कॉल मनी शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, तो सेकंड गलत है। लेकिन क्या ट्रेजरी बिल्स, ये भी शॉर्ट टाइम है। परंतु क्या सरकारी बॉन्ड और स्टॉक बाजार, ये दो हमारे क्या नहीं, 1 और 4 बिल्कुल सही है। तो पूंजी बाजार के कितने होगा, इसमें से केवल 2 सही है, यानी कि बी, 25 का बी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक, यानी कि लघु कृषक और बड़े खेत की संकल्पना को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो आप देखिए सामान्य, यानी कि बात से ही पता लग रहा है कि लघु कृषक यानी कि किसान छोटे होंगे और खेत बड़े होंगे, इसकी संकल्पना क्या होगी। तो आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। युद्ध के कारण अपने देश की बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर उसमें, जिसमें से वे सामूहिक खेती का उपज को आपस में बांट सके, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके बाद में किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत किसान अपने आप को समूह में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि संक्रियाओं को क्या है समकालीन और संगीत लाते हैं। तो आप देखते हैं क्या दूसरा बी पढ़ने से ही आपको सही लग रहा होगा कि लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, जो एक साथ समूह में बनाकर यह सामूहिक कृषि करते हैं। उसके बाद में क्या है, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक मिलकर के निगमित निकायों के साथ संविदा करते हैं, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं। उसके बाद में कोई कंपनी करती है, तो ये भी गलत है। तो आप जानते हैं कि 26 का हो जाएगा हमारा बी वाला। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला, आगे है क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप देखिए क्या वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप देखेंगे एक ही वीडियो में आप 2023 के पूरे क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा ही, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आप वीडियो को जितना अच्छा लाइक करते हैं तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार के काले तिलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। उसके बाद में कच्चे तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये भी खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 का तीसरा वाला बोल रहा है, भारत के कुछ जनजातीय लोग तिल के बीज का तेल भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि देखिए इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, यानी कि कुछ जनजातियाँ तो होंगी ऐसी जो काले तिल का इस्तेमाल क्या करती होंगी, भोजन बनाने के लिए करती होंगी। तो यहाँ पे हम क्या कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं कि गलत होना चाहिए, तो इसको भी हम सही मानते हुए चलेंगे। तो 27 का क्या होगा हमारा, 27 का सी, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए, यानी कि निवेशों पर विचार करना है। चार के चारों को पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या है ब्रांड सूची, उपयुक्त में से क्या बोला, कितने जो है अमूर्त निवेश में माने जाते हैं, यानी कि अमूर्त का मतलब है जिसको नॉन फिजिकल, यानी कि नॉन फिजिकल जिसे होता है मतलब कि जो अभौतिक है। यहाँ पे बोला है पहला है ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा या ग्राहकों की डाक सूची। तो यहाँ पे केवल एक जो है हमारा क्या माल सूची, जी हमारा क्या नहीं भौतिक संपत्ति यानी कि ये भौतिक है, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्या अभौतिक यानी कि अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 28 का सी, यानी कि केवल 3 विकल्प सही हैं। तो केवल 3 विकल्प कौन कौन से होगा हमारा, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची और ब्रांड पहचान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है क्या इसमें बताया हमें, समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग यानी कि 15 फाइनेंस कमीशन ने उपरोक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। तो उपरोक्त में से कितने जो है पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया है बुद्धि किसमें, फाइनेंस कमीशन 15 में। चलिए इसमें क्या बोला पढ़ते हैं। पहला जनसंख्या निष्पादन, तो बिल्कुल सही जनसंख्या निष्पादन है। उसके बाद में वन और
पारिस्थितिकी, तो वन और पारिस्थितिकी भी है। इसको कितना 15 के आसपास दिया है। जनसंख्या निष्पादन को कितना 45 के आसपास में दिया गया है। उसके बाद क्या है, शासन सुधार, तो तीसरा वाला बिल्कुल गलत है। और स्थिर सरकार यानी कि चौथा वाला भी गलत है। कर एवं राजकोषीय प्रयास, तो 15 वाला भी यानी 5 वाला भी सही है। इसको अभी करीब 12.5 के आसपास में दिया गया है वेटेज। तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे सही, यानी कि 1 सही है, 2 सही है, 3 और 4 गलत है और 5 सही। तो इसमें कितना होगा, केवल 3 विकल्प सही हैं, यानी कि 29 का हो जाएगा हमारा बी वाला। तो देख लेते हैं कौन से 29 के हमारे कितने होगा, 1 सही है, 2 सही है और 5 सही है। तो 29 का हो जाएगा हमारा बी वाला, केवल 3 विकल्प। केवल 3 विकल्प। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने को UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल यानी कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन यानी कि S3I अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करती है। तो किफ़ायती आवास है, उसमें सर्वधारणीय द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट क्या है कि नहीं है, उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल या क्या पुनर्नवीकरणीय। तो यहाँ पे क्या है, 3 के तीनों सही है, पर क्या है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये नहीं, यानी कि इसमें केवल 3, यानी कि तीसरे का राइट ऑप्शन हमारा सी वाला। तो तीसरे का सी, तीसरे का हमारा होगा सी, केवल 3 विकल्प सही हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का 31 बोला, सारभूत रूप में विधि की साम्य प्रक्रिया का अभिव्यक्ति क्या है। तो विधि की साम्य प्रक्रिया का अभिव्यक्ति क्या है, तो विधि की साम्य प्रक्रिया का मतलब है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दैनिक जेल प्रशासन के लिए जेल का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों के और विनियमों से करती हैं। तो बिल्कुल सही है, राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, जिसे जेल का विशेष स्पष्ट रूप से यह प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो 32 का देख लेते हैं, क्या सेकंड वाला हमारा सही है या गलत है। तो सेकंड वाला भी सही है, यानी कि 1 जो है 2 की सही व्याख्या करता है, 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। तो इसका हो जाएगा ए, 32 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 30, क्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान का मुख्य प्रायोजन क्या है, आवश्यक विधियों का निर्माण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो ये भी गलत है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। क्या यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो ये बिल्कुल हमारा यानी कि 33 का सी वाला बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या है, PYQ में भी देख सकते हैं आप, PYQ वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या है PYQ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा PYQ में यानी कि पिछले साल भी पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर पिछले साल के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आप उसको क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों के न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। तो 34वें का हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा ए, यानी कि पहले संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया था। उसके बाद में आता क्वेश्चन नंबर हमारा 35, निम्नलिखित कथनों पे क्या निम्नलिखित संगठनों में से विचार करना, उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है, संविधान में किनके बारे में किसी कानून के मतलब कि संविधान के आर्टिकल में बताया गया है। तो पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में क्या है, किसने दिया 338 बी में बताया गया है। 338 बी में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया। उसके बाद में क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी हमारा क्या संवैधानिक नहीं है। और राष्ट्रीय विधि आयोग, ये भी गलत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवाद अधिनियम यानी क्या है निवारण आयोग, तो चौथा वाला भी गलत है।
तो 35 का क्या होगा हमारा, केवल एक सही है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 338 बी में बताया गया है। तो 35 का हो जाएगा केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, ये भी देखते हैं। यदि भारत, इसमें भी क्या पूछा है, कितने सही हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य क्या अविधि मान्य हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है तो वह क्या है, विधि मान्य नहीं होंगे। तो बाद में अगर शून्य घोषित हो जाता है फिर भी क्या है, वो कार्य वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद में क्या, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई थी और उन्हें निर्वाचन अभी शेष हैं। तो ऐसा भी नहीं है, और कुछ सब विधानसभाएं विघटित हो जाती हैं तब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन को मुलतवी नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोई भी विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का हो जाएगा हमारा डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला है भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधन या अस्वीकृत कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, वित्त विधेयक को संशोधन या अस्वीकृत नहीं कर सकती। उसके बाद जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को अपने संशोधन या अस्वीकृत नहीं कर सकता है, वह केवल अनुशंसा कर सकता है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, यानी कि अनुशंसा कर सकता है। उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक को कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि संयुक्त बैठक क्या केवल सामान्य विधेयक के लिए होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, केवल एक सही है, यानी कि 37 का एक ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यदि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय परिरक्षित अधिसूचित घोषित कर देती है, यानी कम्युनिटी रिजर्व अगर घोषित कर देती है तो क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया। कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है, राज्य द्वारा मुख्य वन्यजीव वर्णन से ऐसे वनों का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वर्णन जो होता है ऐसे वन का मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्रों में शिकार की अनुमति नहीं होती। तो बिल्कुल सही है, शिकार की अनुमति नहीं होती है। तो एक भी सही है, दो भी सही है। उसके बाद ऐसे क्षेत्रों के लोगों को गैर इमारती, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या, गैर इमारती लकड़ी को वनो उत्पाद को संग्रहण करने की अनुमति होती है। तो तीसरा वाला भी सही है। आगे बोल रहा है ऐसे क्षेत्रों के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो पारंपरिक कृषि प्रथाओं यानी क्या है, कृषि की अनुमति नहीं होती है। तो 38 का हो जाएगा केवल सी वाला, यानी कि 1 2 3 सही है पर 4 गलत है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं, क्या 39 को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि आप अगर वीडियो देखा तो आप देख सकते हैं क्या एक पूरे यूपीएससी पेपर को अगर सॉल्व करने में कितनी मेहनत लग रही है और कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या है, आप वीडियो को क्या कंप्लीट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि क्या और लोगों को भी इससे मदद मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पे क्या, आप वीडियो को केवल कंप्लीट अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 39 में क्या है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे बोला गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। यहाँ पे भी क्या कथन सही है। इस बार क्या यूपीएससी ने पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, तो एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लग रहा है। तो देखते हैं क्या है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो बिल्कुल सही है, अगर आपको यहाँ पे आता है आप तभी सॉल्व कर सकते हैं इसको। पढ़ना ऐसे क्वेश्चनों को क्या इसकी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में
वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। तो 39 का जी भी क्वेश्चन क्या हमारा सही है। क्या गांव यानी कि गांव का समूह होती है। उसके बाद में क्या है, राज्य संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या गृह मंत्रालय ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए। तो 39 का राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, केवल 2 सही हैं। तो केवल 2 सही होने का मतलब है 39 का बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीविका कारण और कथन से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षित नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 35 के द्वारा सीमित होंगी। तो 40 में क्या है, ऐसा बताया गया है, बिल्कुल सही है। तो 40 का 1 होगा, यानी कि ए वाला हमारा सही है। लेकिन बोला भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता के पद को परिभाषित करता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या संविधान ऐसा कुछ भी परिभाषित नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन कितना भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर बोला जाए संविधान ऐसी चीज़ को परिभाषित करता है तो अधिकतर संभावना रहती है कि वो गलत ही होगा। तो देखते हैं क्या सेकंड गलत है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हमें मिल गया। 1 तो सही है परंतु 2 गलत है। तो 40 का क्या हो जाएगा हमारा सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42। धान्य कटक के बारे में पूछा। धान्य कटक जो कि महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। कौन सा था, बौद्ध केंद्र था के रूप में समृद्ध था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो धान्य कटक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ना कि गांधार, कलिंग और मगध। तो कहाँ है, आंध्र में है। आगे धान्य कटक कहाँ है, आंध्र में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे जो क्वेश्चन किससे चालू होगा, इससे पहले हमारे चल रहे थे पॉलिटी के, अब जो है हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन तो लगेगा नहीं, आपको अगर जितने क्वेश्चन आते हैं तो उसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्तूप की संकल्पना मुख्यतः बौद्ध संकल्पना थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या स्तूप की संकल्पना क्या है, प्राचीन संकल्पना है बौद्ध से भी, क्योंकि ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो स्तूप की जानकारी क्या ऋग्वेद में भी मिली है। उसके बाद में स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, अवशेषों के निक्षेपागार होते हैं। बौद्ध परंपरा में स्तूप का संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती है। तो बौद्ध में स्तूपों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो 42 का आप देख सकते हैं केवल 2 कथन सही है, यानी कि बी। 42 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में इसमें क्या, कोरकई, पंपुहार और मुचिरी क्या है, किस रूप में सुविख्यात थे। क्या एक राजधानी नगर थे, पत्तन थे, लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र थे, या फिर जैन तीर्थकों के क्षेत्र थे। तो आप देख सकते हैं क्या ये एक पत्तन के रूप में सुविख्यात थे। तो 43 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित क्या है, बट्ट किरुतल की प्रथा को सुस्पष्ट करता है। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति, तो बिल्कुल गलत है। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना, या क्या विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित करना, तो ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं आगे। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में निगरानी करना और चिड़ियों को तथा पशुओं को भगाना। उसमें युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानों का मृत्यु वर्ण करना। तो आप देख सकते हैं चारों में पढ़ने के बाद में सबसे ज़्यादा रीजनेबल कौन सा लगा, डी वाला। तो 44 का क्या होगा हमारा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्या साम्राज्यों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आधेय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया था। क्या हौसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। तो यहाँ पे चार के चारों जो साम्राज्य हैं, जितने भी क्या साम्राज्यों के बारे में बताया गया, ये सभी क्या 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के हैं। तो इसमें से क्या होगा, कोई भी नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं थे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 46 में है देवकी चंद्र गुप्त यानी कि प्रमुख साहित्य कृति और रचनाकार। देवकी चंद्र गुप्त क्या बिल्हड़ की है, या हमीर महाकाव्य क्या नयन चंद्र सूरी का है, मिलिंद पनाह क्या नागसेन क्या है, यहाँ पे नागार्जुन दिया लेकिन क्या है किसका, नागसेन का। तो तीसरा वाला हमारा गलत होता है। उसके बाद में क्या नीति वाक्यामृत्य क्या सोम क्या लिखा हुआ है, सोमदेव सूरी का। तो चौथा वाला बिल्कुल सही है और हमारा सेकंड वाला भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो 46 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन बी। और उसके बाद में क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला है आत्मा केवल जंतु और पादपों क्या है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित धाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी इसके अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। बोला है क्या आत्मा केवल जंतुओं और पादप आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित धाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है जिन्हें के अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय की एक मूलभूत विश्वास है। तो ये बोला है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो मानता है कि आत्मा जो होती है पत्थरों में, शिलाओं में और प्रवाहित धाराओं में होती है, जो कि अन्य धार्मिक संप्रदाय ऐसा नहीं मानते। तो क्या बौद्ध परंपरा है, जैन है, शैव है या वैष्णव है। तो आप जानते हैं किसमें, जैन परंपरा में ऐसा कहा गया है कि आत्मा क्या है पत्थरों में और शिलाओं में तथा नदियों की धाराओं में भी होती है। चाहे कोई भी सूक्ष्म पदार्थ हो उसमें आत्मा होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला है विजयनगर साम्राज्य इनमें से विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्माण किया और नदी से राजधानी नगर तक की कई किलोमीटर लंबा एक नहर कुल्या का निर्माण किया। तो कौन था, देवराय प्रथम। तो 48 का हो जाएगा हमारा ए। आगे चलते हैं मुगल कालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपर्द कर दिया। तो क्या अहमद शाह, महमूद बेगड़, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। तो आप जानते हैं क्या 39 का जिस सारा हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो सीधे देख लेते क्या 39 का क्या होगा हमारा सी यानी कि बहादुर शाह। आप देखते हो कि जहाँ पे समझाने वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पे समझाते हुए चलते हैं, बाकी फैक्ट है उससे फैक्ट के रूप में देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोला निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा भारत के क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अधिनियमित किया था। क्या रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या पिट्स इंडिया एक्ट था, या 1793 का एक्ट था, या 1833 का था। तो जब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा कि जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह योजना क्या यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। क्या यह राज्य विभागों की है क्या। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। तो बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका उद्देश्य में 1 वर्ष से कम आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। तो 1 वर्ष ऐसा कोई भी नहीं है और यह राज्य स्वास्थ्य का भी गलत है। तो 51 का हमारा हो जाएगा क्या राइट ऑप्शन, केवल 2 युग्म सही है। तो 51 का बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या किया है देखिए, आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। 52 में कहा है इनमें से क्या एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है।
इनमें से राज्य जाने से पूर्व बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधी कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एनीमिया से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या कैल्शियम बोल रहा है, तो एनीमिया में कैल्शियम नहीं होता, क्या होता है, आयरन होता है और फेलिक एसिड होता है। तो 52 का क्या है, एक तो बिल्कुल गलत है, एक गलत होने का मतलब सभी चारों तो नहीं होंगे। और इसके बाद में बोला इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया गया, तो बिल्कुल सही है। इसमें बच्चों तथा किशोरियों को निर्धारित अवधि पर कृमि मुक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। और इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्थानीय बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषक कारणों को ध्यान दिलाना शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, 3। उपरोक्त में से 3 सही है। यहाँ पे केवल क्या है, कैल्शियम गलत दे दिया है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे हो गया, 53 चलते हैं। आप देखिएगा हमारा जो हमारा पेपर जो है प्रीलिम्स का 2023 का आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है और अभी आधा बचा है। तो क्या है, पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल सही है। कार्बन तंतुओं का एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई नहीं है कि पुनः चक्रित किया जा सकता, तो केवल ए सही होगा, यानी कि 53 का ए। 53 का ए। उसके बाद 54 का बाद में चलते हैं। 54 में क्या है, ये भी हमारा पेयर्स में संबंधित है। उपयुक्त में से त्वरण मापी यानी एक्सेलोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है, यानी एक्सेलोमीटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सीधे सीधे बोलता हूँ। क्या कार क्रैश यानी कि कार की टक्कर जिसमें एयरवेग लगभग तुरंत फैल जाते हैं का पता लगाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। लैपटॉप अचानक धरती पर गिरता है तो क्या हार्ड डिस्क तुरंत बंद हो जाती है, तो पता लगाने बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन झुकाव का इसमें क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच का प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाती है का पता लगाना, तो बिल्कुल सही है। तो साइंस एंड टेक के क्या है, 3 के तीनों, यानी कि इसका जो है सही है। आप देख सकते हैं कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन चालू हो चुका है। तो 54 का हो जाएगा, क्या दिया है 54 का, सी वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निष्यादकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बायोफिल्टर के बारे में, जैव निष्यादक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अवशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसके बाद जैव निष्यादन क्या क्या है, बायोफिल्टर मत्स्य अवशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन क्या जैव निष्यादक यानी कि जो हमारे बायोफिल्टर होते हैं जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को क्या बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल गलत है जी। क्या करते हैं, हमारे फास्फोरस को कम करते हैं। तो इसमें कितना हो गया, हमारे 1 और 2 तो सही होगा, परंतु 3 गलत हो गया। तो 55 का क्या है हमारा, केवल 2 क्वेश्चन, यानी कि केवल विकल्प 2 सही है। तो वीडियो को क्या है, एंजॉय करते हुए आप आगे देखते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में आता है 56। वीडियो को आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद में 56। ये भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भूगोल से भी मान सकते हैं, किससे, हमारा मतलब सौरमंडल से संबंधित, सौरमंडल और ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन को मान सकते हैं। इसमें बोला अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन, इसमें क्या सेफिड क्या होता है, क्या अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं, क्या सेफिड कहते हैं, गलत। निहारिका किसे कहते हैं, जो तारे आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, क्या उन्हें निहारिका कहते हैं, ये भी गलत है। पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, तो बिल्कुल सही है तीसरा। यहाँ पे क्या सेफिड का जे वाला होना चाहिए और इसका अंतरिक्ष में धूल के बादलों को क्या कहते हैं, निहारिका, तो इसका आगे पीछे कर दिया गया था। तो इसका क्या होगा 56 का केवल एक युग्म सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, तो आप जानते हैं इन चारों में से किसके पास है, जापान के पास, किसके पास है,
क्वाजी जाक्सा करके है, शायद नाम भूल रहा, अभी आप गूगल कर सकते हैं। क्या जापान के पास है, जाक्सा नाम से ही है। और इज़राइल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। जो रूस की क्या है, रूस की क्या है ग्लोनास। और यूरोपियन यूनियन की क्या है, अभी भूल चुके हैं, अभी भूल रहे हैं, तो आप बाद में देखते हैं इसको। तो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, क्या जापान के पास क्या है, अपनी नेविगेशन प्रणाली है। अभी ध्यान नहीं है मुझे, बाद में अगर ध्यान आएगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनि चाल पर प्रधान नेवित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि क्या ब्रह्मोस मिसाइल ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे तो उल्टा कर दिया गया है। क्या है, ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अग्नि 5 जो क्या है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दो वाला तो गलत हो गया। और 58 में क्या बोला है, पहले वाला क्या बोल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान, तो ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 58 का डी। यहाँ पे भी उल्टा बोल दिया गया है, यानी कि दोनों में क्या उल्टा बोल दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या पारा के बारे में बोला है। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही है। स्वर्ण खनन की गतिविधियाँ विश्व में पारे प्रदूषण का स्रोत है, तो बिल्कुल सही है। कोयला आधारित ऊष्मीय संयंत्र शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषित होता है, तो ये भी सही है। पारे के संपर्क में आने पर कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, तो यानी कि 58 का हमारा हो जाएगा, 58 ने क्या 59 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि तीनों सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला है ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के रूप में इस्तेमाल, यानी कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 60 का हो जाएगा हमारा सी, तीन के तीनों क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए, क्या जो यूक्रेन के साथ सीमा करते हैं। तो आप जानते हैं यूक्रेन काफ़ी चर्चा में था हमारा उस समय, तो ये तो हमारा क्या प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, इतना तो पता होना चाहिए था। तो क्या है, यूक्रेन क्या है, इसके लिए मिलने वाले कौन कौन से देश हैं, तो बुल्गारिया गलत है, चेक रिपब्लिक ये भी गलत है, क्या हंगरी और रोमानिया, केवल ये दो देश ही क्या है यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं इस समय, और बाकी लातविया लिथुआनिया भी गलत है। तो क्या होगा, केवल दो, यानी कि ए वाला, 61 का ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का 10 गुना है। क्या ऐसा है, 10 गुना है, तो गलत है, केवल कितना है 3 से 4 गुना ही है। उसके बाद अवरक्त किरणें क्या है, अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग होती हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, 2/3 भाग नहीं है। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि अवरक्त तरंगें ही क्या अवशोषित हो जाती हैं, 62 का सी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 63। 63 भी क्या हमारा क्या पर्यावरण से, उससे क्या ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें बोला उष्णकटिबंधीय पर्यावरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है क्या। तो ये भी हमारा क्या PYQ अगर आपने सिंपली सॉल्व किया होता तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्या ये गलत है। उसके बाद में क्या, अगर एक हमें पता लग गया तो आंसर सिंपली मिल गया, क्या एक गलत है और 2 सही होगा, क्योंकि ऐसा विकल्प केवल एक ही है, तो 2 सही है। तो 63 का क्या होगा हमारा डी। फिर भी चलो पढ़ लेते हैं एक बार सेकंड कथन को। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च ताप और आर्द्रता के कारण
मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ द्रुत अपघटित हो जाते हैं। द्रुत का मतलब तुरंत अपघटित हो जाते हैं। तो दूसरा वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64। जीवीएमआर का कारण और कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय और महासागरों के बीच का तापमान शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो 64 का बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और उसके बाद में बोला है, एक मिनट, क्या बोला हमने, एक बार फिर से बोल देते हैं, गलत बोल लिया है। क्या बोला, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच का तापमान पर्यावास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये वाला हमारा गलत है। उसके बाद जल की विशिष्ट ऊष्मा पृष्ठ की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है भूमि की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। तो यानी कि 2 वाला हमारा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है यानी कि 2 सही है और 1 गलत है, यानी कि डी। तो 64 का क्या हो गया हमारा, डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, ये भूकंप के बारे में पूछा गया। भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगों अपलेखित होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी तरंगें पहले आती हैं। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण जो है समकोणीय दिशा में कंपन करते हैं। तो दोनों सही है, यानी कि 65 का होगा हमारा सी। उसके बाद में चलता है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, उपयुक्त में से क्या, उनमें से किसी में भी समुद्री जल का उपयोग नहीं होता। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में भी नहीं होगा। इनमें से किसी में भी जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थापित नहीं है। तो ये भी एक्सट्रीम बर्ड है। क्या है, उनमें से कोई भी निजी क्षेत्र के स्वामित्व में नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का हो जाएगा हमारा डी। अब आता है क्या है, बोल बुचिया पद्धति। ये काफ़ी चर्चा में रहता है उस समय समाचारों में। कभी कभी निम्नलिखित में से किसके लिए उल्लेखित होता है। तो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बोल बेचिया पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो इसका हो जाएगा यानी कि 67 का ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68। क्या इसमें बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या गतिविधियों पर विचार करना है। उपरोक्त में गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विव्यक्ति भवन यानी कि सिंक्रेशन के लिए प्रायः विचार में चर्चा में लाई जाती हैं। तो क्या, बड़े पैमाने पर बारीक पिसा हुआ बेसाल्ट शेल खेतों में बिछाना। तो 68 का बिल्कुल सही है। चूना पत्थर यानी कि चूना जो है महासागरों में क्षारीय वो बढ़ाना। तो ये भी सही है। और अगला बोला है, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण कर उसे कार्बनीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमि खानों के अंदर पंप करना। तो तीसरा वाला भी सही है, यानी कि 68 का हो जाएगा हमारा सी। 3 के तीनों कथन सही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17 क्या 69 में बोला है एरियल मेटाजेनोमिक्स। यहाँ पे अगर एरियल मेटाजेनोमिक्स को आप शब्द को अगर ध्यान में देते हैं तो सिंपली यार सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या बोला। किसी, यहाँ पे एरियल का समझ सकते हैं, एरियल किससे संबंधित है, यानी कि वायु से संबंधित है। और मेटाजेनिक्स यानी कि डीएनए से संबंधित होना चाहिए। तो यानी कि किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या हमारा ए, यानी कि 69 का ए। आगे देखते हैं, किसी पर्यावास में सभी, देख लेते हैं फिर भी आगे, किसी पर्यावास की सभी पक्षी जातियों का आनुवंशिक ऐसा कुछ नहीं है। गतिशील प्राणी के रुधिर वाला भी नहीं कुछ। भूमि जल के निकाय इससे भी संबंधित नहीं है। तो एरियल मेटाजेनिक्स क्या है, एरियल मेटाजेनोमिक्स जो है पर्यावास में वायु से डीएनए को एकत्रित करना ही एरियल मेटाजेनोमिक्स कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ये भी एक ही सेम क्वेश्चन, एक ही यानी कि मिक्स मतलब मैच करता हुआ क्वेश्चन पूछ लिया 70। इसमें बोला है प्रजातियों की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन। तो गलत है। इसके बाद में स्टेम कोशिकाओं के विकास के विविध प्रकारात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना क्या हो सकता है, देखते हैं आगे। उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनिक प्रसार को संवर्धित करना क्या आगे हो सकता है। इसके बाद
किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधीय परीक्षण कर औषधि प्रभाव की आकलन करना। तो 70 का क्या हो सकता है, यानी कि डी हो सकता है। लेकिन क्या है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ए, यानी कि इसका भी राइट ऑप्शन नहीं कन्फर्म हो रहा है, तो आप इसको ए मान के चल सकते हैं। यानी कि किसी प्राणीजात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन भी हो सकता है, या फिर डी किसी समृद्ध श्रृंखला में औषधि परीक्षण कर औषधियों का प्रभावकारिता का आकलन करना। तो इसको अभी आप क्या थोड़ा डाउट में रखिएगा, यानी कि ए और डी में से कोई एक हो सकता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनमें से क्या जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ के रूप में होता है उसे मध्यम कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या इसकी परिभाषा एक नई आई थी उसके हिसाब से ये, यानी कि 71 वाला एक गलत है। उसके बाद बोला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण प्राथमिक श्रेणी के अधीन आते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा डाउट है, क्या सभी को कंसीडर कर रहा है या नहीं। तो अभी इसको मान के चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 71 का बी। तो 71 क्या होगा हमारा बी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 72। बिल्कुल एग्जैक्ट 100% आंसर का आंसर की को केवल जब ऑफिशियल आंसर की जाएगी उसी से इमेज कर सकते हैं। अभी क्या है, केवल अधिकतम संभावित आंसर दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं और उसके पीछे का रीज़न भी बता दीजिएगा। तो उसको क्या है सिंपली सॉल्व यानी कि सही कर दिया जाएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं आगे। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में क्या केंद्रीय बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC कहते हैं। US डॉलर या SWIFT यानी कि स्विफ्ट जिसे कहते हैं प्रणाली के प्रयोग के बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। तो बिल्कुल सही है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के साथ समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो 72 का बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका होगा सी, 72 का सी। आगे बोला है बीटा, ये भी हमारा क्या इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अलग अलग प्लेटफॉर्म यानी कि बीटा संबंध किससे संबंधित है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिबल के बीच के संतुलन को लाने की एक विशेष निवेश नीति है। एक प्रकार का व्यवसायगत जोखिम जो वहाँ के उत्पन्न होता है और पूर्ण प्रतिरक्षा संभव है। एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक यानी कि बीटा जो किससे संबंधित हमारा स्टॉक बाजार से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 73 का डी। स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों को प्रति किसी स्टॉक में होने वाले विचलन को मापता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बोला गया, कितने सही है। तो 74 का देखते हैं। स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचित समूह को लघु ऋण प्रदान करना आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। किसी SHG में समूह की सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण अकेले कोई एक लेता है, यानी कि कोई एक अकेले लेता है उसका उत्तरदायित्व जो होता है क्या पूरे समूह पर होता है। तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देती हैं। तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेट बैंक नहीं है, यहाँ पे क्या नाबार्ड है। तो फर्स्ट वाला गलत होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा केवल 2 कथन सही, यानी कि 2 और 3 सही है। तो 74 का हो जाएगा हमारा बी, 74 का बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 का क्या है डी। इसका डी कैसे हो गया हमारा, यानी कि फर्स्ट वाला गलत है। क्यों भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोध वर्धक पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर क्या ध्यान केंद्रित करती है। तो उसके बाद में अगला है कथन 2। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपक्रम
के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा हो जाएगा क्या 75 का डी, यानी कि एक तो गलत है पर दो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए अगर वीडियो लंबा हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को कंप्लीट ही देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की प्रतिवर्ष विश्व भूमि जल के 1/4 से अधिक जल निष्कासित करता है। यानी कि जो 2022 की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया कि भारत विश्व का 1/4 जल को भूमि जल को निष्कासित करता है। तो एक तो बिल्कुल सही है। उसमें भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के 1/4 जल को निकालता है क्या? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पेयजल के लिए नहीं, किसके लिए? कृषि के लिए अधिकतम जल को निकासा जाता है। तो 76 का क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला गलत है, तो दूसरा गलत केवल सी में ही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी कि 76 का सी। आगे चलते हैं 77। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकार के आंतरिक विक्षोभों से बचाए। तो बिल्कुल सही है जी, हमारा 355 आर्टिकल 355 में ऐसा बोला गया। तो 355 में ऐसा कहा गया है। उसके अंदर भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। आतंकवादी निरोध अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, और सेकंड वाला गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 77 का। एक मिनट, क्या हमारा सेकंड वाला भी सही है? तो सेकंड वाला क्या, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। सेकंड वाले में क्या है? भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करता है। तो ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, तो यानी कि सेकंड वाला गलत है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि राइट ऑप्शन होगा हमारा 77 का बी, केवल 2 कथन सही है। तो पहले हमने जो बोला था यानी कि वही सही था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। चलिए 78 पे चलते हैं। चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं अपनी। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दशकों में गृह कलह और खाद्य संकटों से त्रस्त रहा है तथा हाल ही पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष यानी कि भूखमरी का कारण समाचारों में रहा था। तो कौन है इसका राइट ऑप्शन? सोमालिया, यानी कि 78 का डी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही हैं। तो भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। तो बिल्कुल सही है। जैव विविधता समितियां के अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत जैविक संसाधनों तथा पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो दूसरा वाला भी सही है, यानी कि 79 का हो जाएगा हमारा सी। 79 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य के विधान सभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए यहाँ पे क्या नाम निर्दिष्ट, यहाँ पे नाम निर्दिष्ट नहीं होगा, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में नाम निर्दिष्ट जो होता है नहीं आते हैं। और उसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निर्वाचन विधानसभा सीटें जितने अधिक होते हैं उस राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक होता है। तो ये भी गलत है। मध्य प्रदेश
के प्रत्येक एमएलए का वोट उस वोट का मान जो है केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तो तीसरा वाला भी गलत है। और पांडिचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पांडिचेरी की जनसंख्या का निर्वाचन सीटों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, केवल एक सही है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या है आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे भी कितना भी याद करके जाएँ और कितना भी पढ़ के जाएँ, सॉल्व करना मुश्किल ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश कीजिए। इसको हमने सीधे सीधे आंसर बता दिया। क्या 80 का क्या होगा हमारा, ए होगा, केवल एक युग्म सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा गया भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहार्ड, रॉबर्ट स्लीव और जेम्स वर्गेस तथा वाल्टर ई इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो हम जानते हैं किससे, यानी कि अलेक्जेंडर के नाम से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कौन होंगे, उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित हैं। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थल दिया है, किस लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो बासन क्या है, बेसनगर, क्या शैव गुफा मंदिर है, तो बिल्कुल गलत है। वेसनगर क्या है, विश्राम से संबंधित है। भाजा क्या बुद्ध गुफा मंदिर है, तो बिल्कुल सही। सित्तनवासल क्या तमिलनाडु में जो कहाँ है, जैन गुफा मंदिर से संबंधित है। तो 2 और 3 सही है, पर एक गलत है, यानी कि बी सही होगा। तो 82 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। ये भी हमारा कारण और कथन से संबंधित है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नॉर्मल आपने स्टडी की है तो फिर भी आप हल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप अगर आपने क्या है लूसेंट जैसी बुक को पढ़ा है तो भी आप अगर सॉल्व करना चाहें, अगर ध्यान है तो पढ़ सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं लूसेंट को पढ़ के भी। और इसलिए देखते हैं 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में 7 अगस्त को घोषित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि एक सही है और 2 उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो 83 का हो जाएगा हमारा ए। और उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रीय ध्वज की संहिता के बारे में पूछा है। 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कथनों पर विचार करना। भारत के संविधान क्या भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप 60 यानी कि क्या 600 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर मापक है। तो केवल एक नहीं है, इसमें कई दिए मान है, यानी कि एक गलत हो गया। तो एक गलत होते ही हमारा क्या डी सही हो जाएगा, यानी कि 2 वाला भी सही होगा। इसका अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। तो कथन 2 सही है, यानी कि 84 का डी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 85। संविधान दिवस के बारे में बोला गया। संविधान दिवस के बारे में विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने नॉर्मल करंट अफेयर्स भी पढ़ा तो संविधान दिवस के बारे में तो जानते होंगे, क्या 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में आता है कथन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने राज्य ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी। तो आप जानते हैं कि 26 नवंबर सन 1949 को नहीं बनाई गई थी, तो ये डेट गलत दी गई है। तो 2 गलत होते ही क्या हमारा हो जाएगा, यानी कि एक सही है और 2 गलत है, यानी कि सी। तो 85 का हो जाएगा सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 86। तो इस बार देख सकते हैं क्वेश्चन ने क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन 2 टाइप के ज़्यादा पूछे। एक तो युग्म वाले यानी कि पेयर्स बनाने वाले, दूसरे कारण और कथन वाले क्वेश्चनों को बढ़ा दिया। तो यानी कि एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है उसमें नया फॉर्मेट यही आया है। तो यानी कि 2024 का अगर प्रीलिम्स होता है तो उसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही आना चाहिए, या हो सकता है यूपीएससी कुछ नए चेंजेस भी लाए। तो हर एक नई चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 क्या है इसमें बोला, स्विट्ज़रलैंड के बारे में पूछा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में पूछा गया। तो स्विट्ज़रलैंड मूल के आधार पर यानी कि मूल्य के आधार पर स्वर्ण का अग्रिम निर्यातकों में एक है। अब यहाँ पे देखिए क्या निर्यातकों में से एक बोला है, सर्वोच्चम नहीं बोला है। तो निर्यातकों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। तो 86 का एक ए सही है।
उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ना होकर के 7वां 8वें के आसपास में है, तो दो वाला गलत हो जाता है। तो 2 गलत होते ही हमें आंसर मिल चुका है, तो क्या है सी, यानी कि 86 का भी सी होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87। ये भी हमारा कारण और कथन से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का आरंभ किया। तो यहाँ पे क्या है 87 का बिल्कुल सही है, यानी कि एक सही है। अगला इसके बाद में बोला संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या दूसरा मतलब इसके जो उद्देश्य बताया गया वो गलत है। तो 2 गलत होने के साथ हमारे क्या इसका भी राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 87 का भी सी है। उसके बाद में अगला है भारत में क्या भारत नहीं क्या वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात कितना 3.2% है। तो बिल्कुल गलत है। क्या कितना है हमारा 1.7 के आसपास है, 1.7 या 8 के आसपास। तो क्या हो जाएगा हमारा एक गलत होने के साथ ही 88 का क्या हो जाएगा आंसर मिल चुका है। कितना है एक गलत होते ही आंसर 2 सही है, यानी कि एक गलत होने पर आंसर 2 क्या कथन 2 सही है। तो भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियां ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का लाभ उठाया, तो सही है। तो 88 का हो जाएगा हमारा डी वाला। तो 88 का डी। आगे चलते हैं। बस केवल क्या है 12 क्वेश्चन बचे हैं, उसको सॉल्व करने के साथ ही हमारा क्या है सारे के सारे 2023 के प्रीलिम्स के 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्या है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 89 में क्वेश्चन बोला गया यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता यानी कि सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय स्तर को सीमित करती है। तो बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटने का शुरू बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना शुरू बनाती है, तो ये भी गलत है, यानी कि 89 का केवल क्या हो जाएगा एक सही है। तो 89 का ए। इसके बाद में आता है 90 यानी 90। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी आप देखिएगा सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविधा यानी कि सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविधा अपनाई है। और उसके बाद GCM में अधिकथित उद्देश्यों और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं क्या बाध्यकारी नहीं है। तो 2 गलत होते ही क्या हमारा 90 का हो जाएगा। आगे उसके बाद में आगे देख लेते हैं। GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी कि सेकंड वाला भी क्या थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट भी हमारा क्या गलत था, यानी सभी देश नहीं होंगे। तो 90 का क्या हो जाएगा हमारा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। होम गार्ड के बारे में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो 90 क्या होम गार्ड के बारे में पूछ लिया गया 91 में। तो होम गार्ड होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्पादित किया गया। तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होता, क्या राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। उसके बाद होम गार्ड को भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और में पुलिस की सहायता करना, तो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठी को रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन क्या मतलब स्थापित की गई हैं। तो 3 वाला भी सही है। तो 91 का क्या हो जाएगा हमारा केवल 2 सही है। तो 91 का बी। उसके बाद आता है 92 देखते हैं क्या। भारत में निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना। यहाँ पे कृत्य दिया है
यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो यहाँ पे अधिनियम बोलेंगे। यहाँ पे अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना वर्दी को पहनना क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 से आता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी को ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुप्त या गुमराह करना या फिर अन्यथा कोई भी क्या है गलत सूचना देना क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत आता है, तो जी वाला गलत है। उसके बाद बंदूक तोप यानी कि ये भी हमारा ए में ही मिलेगा। बंदूक तोप के क्या अनुष्ठान परक गोली दगाना जिससे कि अन्य लोग व्यक्ति सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आता है, तो बिल्कुल सही है। तो 92 का हो जाएगा हमारा बी यानी कि केवल 2 युग्म सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या है, प्राय समाचारों में रहा और समाचारों में क्यों कारण में था, क्या कीवती उत्तरी कीवी और इटूरी क्या आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध के लिए था, नारगोनो काराबाख क्या मोजाम्बिक से युद्ध था, मोजाम्बिक में उपलब्ध के कारण था, या खेरसॉन और जोपोरिजिया जो क्या इजराइल और लेबनान के बीच विवाद के कारण था, तो इसका क्या नारगानो काराबाख जो क्या है आर्मेनिया अजरबैजान से संबंधित है। तो इसमें क्या 3 के तीनों विकल्प गलत जोड़े हैं, तो इसका हो जाएगा 93 का डी। तो 93 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें भी क्या कथन और कारण से संबंधित है। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, तो बिल्कुल सही है। और अरब शांति पहल सऊदी अरब की अध्यक्षता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुई है, तो आप जानते हैं कि अब ये हस्ताक्षरित नहीं हुई है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। सेकंड गलत होता है कि हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी, यानी एक तो सही है पर सेकंड गलत है, तो 94 क्या हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद में क्या 95 बोला है, मेजर ध्यानचंद खेल यानी पुरस्कार और उससे संबंधित बारे में पूछा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाले पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को जीवन काल के दौरान उपलब्धि के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्हें सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा रिटायर होने के बाद भी योगदान की सराहना के लिए। तो आप जानते हैं क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या इधर मिलना चाहिए, यानी कि किसी खिलाड़ी को जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो एक अगर गलत होने के साथ एक अगर बी में जा रहा है तो यानी कि ये दोनों गलत हो गए, और इसका किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और 2 यानी कि 3 और 4 सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या केवल 2 युग्म सही है, यानी कि 95 का भी बी। उसके बाद मतलब 96। इसमें क्या है 44 में शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। इसे अधिकृत शुभांकर को तीवी नाम दिया गया था, तो ये भी सही है और सेकंड वाला भी गलत है। उसके बाद ओपन सेशन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी क्या है बेरा मैचिक कप होती है। तो उसके बाद में महिला विभाग में जीतने वाली टीम को क्या महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी क्या है हैमिल्टन रेसल कप होता है। तो यहाँ पे भी बदलाव किया गया, यानी कि हैमिल्टन जो रेसल कप है वो पुरुषों के लिए है, और उसके बाद क्या वेरा मैचिल कप जो है महिलाओं के लिए। तो इसमें भी केवल 2 युग्म सही हैं, तो 96 का बी और फर्स्ट और सेकंड सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97। केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में हमारे क्या है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए चलते हैं 97 पे। समाचारों में उल्लेखित जिस देश अवस्थित क्या है 97 डोनबास का सीरिया से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है। ये किससे संबंधित था यूक्रेन से संबंधित था। क्या कचिन ये भी इथोपिया नहीं है, और टिग्रे उत्तरी यमन, यानी कि 3 के तीनों इसमें भी गलत है। तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा
97 का भी डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में आता है 98, हाल ही के वर्षों में चार, गिनी, माली, नाइजर, सूडान आल, क्या चार, गिनी, माली और सूडान किस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया? तो यहाँ पे क्या था, सफल तख्ता पलट हो गया था, इसलिए 98 का डी। उसके बाद निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करना है। कितने उद्योग क्या बी कार्बनीकरण में हरित हाइड्रोजन की भूमिका निभाते में अपेक्षा है? तो हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है? उर्वरक संयंत्रों में, तेल शोधक कारखानों में, इस्पात संयंत्रों में। तो 99 का भी सी। उसके बाद में G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विकास मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। तो बिल्कुल सही है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकता में से एक है। तो 2 वाला भी सही है, यानी कि 100 का सी, 100 का सी वाला सही है। इसी के साथ हमने क्या 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये इधर इंग्लिश में दिया है, तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस पर हमने क्या 100 के 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप देख सकते हैं कि क्या पूरे 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कितनी मेहनत लगती है। और आप देखा होगा कि यूट्यूब पे और लोगों ने सॉल्व किया, तो एक एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 4-4 5-5 टीचर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अकेले सॉल्व करने में काफ़ी अच्छी खासी मेहनत लगी है। और इसको सॉल्व करने से पहले भी हमने कई बार इसको स्टडी किया था। तो इस हिसाब से क्या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।